सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 8 मई के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर का मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया है? तो आंसर होगा हैदराबाद। पहला है दिल्ली। फिर जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर CMS के कूप 13 का आयोजन। CMS मतलब होता है कन्वेंशन और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पाइस ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो ये कोप 13 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। और जो इसका मैस्कॉट था यानी कि शुभंकर था, वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गिबी बोला गया, GIBI गिबी। और आपको याद होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आपका राजकीय पक्षी है किसका? राजस्थान का। फिर डिफेंस एक्सपो में खगानतक नाम की जो स्वदेशी मिसाइल थी उसको प्रदर्शित किया गया। और आपको बताना इस मिसाइल का निर्माण किस फर्म के द्वारा किया गया? अच्छा, पहले तो आपको ये पता होगा ये डिफेंस एक्सपो इस बार हुआ था, 11वां इसका संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और इस मिसाइल का निर्माण किस फर्म ने किया? JSR डायनेमिक्स ने। ये जो मिसाइल है खगानतक नाम की मिसाइल, इसकी रेंज 180 किलोमीटर है और हवा से जमीन पे वार करने वाली ये मिसाइल है। फिर 2021 की जनगणना में पहली बार LGBT समुदायों की गणना करेगा कौन सा देश? नेपाल। LGBT मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। फिर स्पाइस जेट ने किसे अपना मुख्य व्यवसायिक अधिकारी यानी कि चीफ कमर्शियल ऑफिसर नियुक्त किया? तो आंसर होगा शिल्पा भाटिया को। स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, अध्यक्ष इसके हैं अजय सिंह। फिर किस राज्य में उड़ान योजना के अंतर्गत बीदर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। उड़ान योजना, उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, जिसे 2017 के अप्रैल में शुरू किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना। फिर किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े व भारत के पहले ATM नेटवर्क के निर्माण की घोषणा की? तो आंसर होगा फोनपे ने। फोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है। और भारत पे के हैं सलमान खान। फिर भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 2020 का 35वां संस्करण हुआ था कहाँ पे? चेन्नई में। और मैंने आपको बताया भी था चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपका चेन्नई में ही है। फिर पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया किसको? प्रमोद सिंह कुमार को। मतलब पेंशन फंड रेगुलेटर के फुल टाइम मेंबर कौन बन गए, ये पूछा जा रहा है। फिर प्रसार भारती के अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो गए यानी कि रिटायर्ड हो गए। आपको उनका नाम बताना है। A सूर्य प्रकाश। और जो प्रसार भारती के CEO हैं वो हैं शशि शेखर वेम्पाती। बढ़ते हैं आगे। फिर 2019 के लिए 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया किसको? वासुदेव मोही को। ये सिंधी लेखक हैं। तो 2012 में प्रकाशित इनके लघु कथा संग्रह जिसका नाम था चेक बुक, उसके लिए इनको ये सम्मान मिला है। और ये सम्मान दिया किसने? तो KK बिरला फाउंडेशन में। अच्छा, अगर मान लो आपसे पूछा जाए पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था और कब मिला था? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मिला था उनकी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक के लिए 1991 में। फिर है मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया किसको? शाक्या सिन्हा सेन को। फिर है अ विनिंग सिक्सर नाम की अभी जो बुक है इसको रिलीज किया था। आपको बताना है ये बुक लिखी किसने है, लेखक कौन है? WV रमन है। और आप जानते हो वर्तमान में वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच भी हैं ये। फिर एक किसके लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट सर्विस शुरू की गई थी? तो विकलांग लोगों के लिए, और वो लोग जिनकी उम्र 80 से ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, मतलब उनको वोट करने के लिए वोटिंग एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते थे। फिर रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। फिर दक्षिण मध्य रेलवे ने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, हमने पढ़ा भी था, खुद ने भी डोर स्टेप बैंकिंग शुरू कर दी है। ये जो दक्षिण मध्य रेलवे इसका जो हेडक्वार्टर है ये सिकंदराबाद में है। फिर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बन गए हैं? सेबेस्टियन कुर्ज बन गए हैं। इसकी कैपिटल वियना है और वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर है। अच्छा, ऑस्ट्रिया भी न्यूज में भी था। क्यों न्यूज में था? अभी ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था, एम्बेसडर। चलो ये प्रश्न मेरा आप ही लोगों से है, उनका नाम बताइए किन्हें अभी ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। फिर किस देश ने विंग्ड राइडर नाम का अभ्यास का आयोजन किया था? तो आंसर होगा भारत ने। तो भारत की वायुसेना ने इस एक्सरसाइज का, जिसका नाम था रिंग्ड रेडर, इसका आयोजन किया था। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी युद्ध क्षेत्र में। फिर बांग्लादेश सरकार ने किस द्वीप पे 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा भाषण 4 द्वीप पे। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका
करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। फिर एक किसे 2017 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा, देखो आपसे प्रश्न में पूछा गया है स्पेशली 2017 के लिए, तो आंसर होगा सुमन कल्याणपुर। अगर 2018 के लिए पूछता तो फिर आपका आंसर होता कुलदीप सिंह। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट अभी आई है, यूनिसेफ ने जारी की है। इसमें किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे ज्यादा नए आंतरिक विस्थापन यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के मामले सामने आए हैं? तो आंसर होगा भारत में। और मैंने कहा ये रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड है हेनरिटा एच फोरे। फिर है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ कौन बने? तो कृष्णन रामचंद्रन बने। बाकी बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं, जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनको द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया किस देश ने? तो रशिया ने। और क्यों मिला? तो सोवियत संघ के उन सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए जिनकी मृत्यु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नॉर्थ कोरिया में हुई थी। फिर प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन शुरू की है किस राज्य सरकार ने? पश्चिम बंगाल ने। तो मतलब दूसरे राज्यों के जो लोग पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं, अगर वो अपने राज्य में जाना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर अभी भारतीय नौसेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। इसमें क्या होगा? इसमें मतलब जो विदेशों में हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको वापस देश में लाया जाएगा और इसके लिए 2 जहाज गए हैं, अभी तो मालदीव गए हैं। उन दोनों जहाजों के नाम याद रख लो, जलस्वा और मगर। फिर यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सौरभ लोढ़ा को। यह आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर है और अभी आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर भी न्यूज में थे। उनका नाम है टी प्रदीप। क्यों न्यूज में थे? क्या हुआ था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2020 का निक्केई एशिया अवार्ड मिला था उनको। फिर है IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक की एक ऋण शाखा है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसके नए प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया अभी अमेरिका ने, तो आंसर होगा अशोक माइकल पिंटो। फिर है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो निदेशक यानी कि डायरेक्टर, तो आंसर होगा तरुण बजाज। और तरुण बजाज आपने अभी पढ़ा भी था, ये हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामलों के सचिव भी बने थे। फिर है किस राज्य सरकार ने निगाह योजना को शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो इसमें उन लोगों के परिवारों के जो सदस्य हैं उनको जागरूक किया जाएगा जो देश के अन्य हिस्सों से अपने घरों पे जाएंगे, तो उनके परिवार वालों को समझाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि भैया जैसे वो घर पे आ जाए तो उनको थोड़ा सा होम क्वारंटाइन रखना, ध्यान रखना उनका, उनसे दूरी बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें। और मैंने आपको बताया भी था एक निगाह मोबाइल एप्लीकेशन भी न्यूज़ में आई थी जो कि कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश ने उसको लॉन्च किया था। वो तो चुनावों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए थी, तो वो भी याद रखना। फिर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? 2021 तक के लिए। और ये होगी कहाँ पे? तो ये स्पेन में होगी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। फिर है ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया किसने? जो हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने। उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है मोरेना मध्य प्रदेश। और अभी आपको याद होगा इन्होंने किसानों के लिए किसान रथ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ये थे एच.जे. कानिया। एच.जे. मतलब हीरालाल जेकिस दास कानिया। और अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबडे हैं। कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। और मैंने आपको कई बार बताया भी है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका जो रिटायरमेंट एज होता है वो होता है 65 ईयर, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है 62 ईयर। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो आंसर होगा फातिमा बीवी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, केवल ये जज ही थी, पहली महिला जज फातिमा बीवी। तो इसको आप करेक्ट कर लेना। फिर है राज्यसभा में राष्ट्रपति जी कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12 को करते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। फिर है जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हो तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का निर्वहन कौन करेगा? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उस समय पे वो करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कि प्रेसिडेंट नहीं है तब तो कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। और मान लो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो करेगा। इस तरह का केस बन चुका है पहले 1969 में।
35 दिनों के लिए चीफ जस्टिस रहे थे उस समय के एम हिदायतुल्लाह, वो कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद यानी कि जब वो रिटायर्ड हो गए थे तो वो वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे भारत के। फिर उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो अपना इस्तीफा किसको देंगे? उन्हीं को देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। फिर कौन सा राज्य लगभग पोलैंड देश के जितना बड़ा है? तो महाराष्ट्र। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और पोलैंड जैसे 11 देश भारत में आ सकते हैं। फिर यूनेस्को का हेडक्वार्टर ये है फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेड है वो है औद्रे उजाले। फिर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका लंदन में है। और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं, देखो इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, ये सितंबर के लास्ट वीक में जो थर्सडे होता है उस दिन मनाया जाता है। जैसे कि 2019 में हमने मनाया था 26 सितंबर को, 2020 में हम मनाएंगे 24 सितंबर को, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और नेशनल मैरीटाइम डे तो फिक्स होता है, ये बता दो कब मनाया, और अभी मना चुके हैं अपन, पिछले महीने ही मनाया था 5 अप्रैल को। फिर है वर्ल्ड किडनी डे, ये होता है 12 मार्च को। एक्चुअली ये भी 12 मार्च को नहीं होता, मार्च का जो दूसरा गुरुवार होता है उस दिन होता है, लेकिन इस साल तो ये 12 मार्च को ही मना रहे हैं। फिर है पृथ्वी दिवस, अर्थ डे कब मनाया अपन ने? ये 22 अप्रैल को मनाया। एक 22 मार्च भी याद रखो आप, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है DRDO दिवस, ये कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। विश्व ब्रेल दिवस हमने कब मनाया? ये हमने 4 जनवरी को मनाया था। और अगर आपसे पूछा जाए ब्रेल लिपि के इस्तेमाल में कितने डॉट्स का इस्तेमाल होता है, तो 6 डॉट्स का इस्तेमाल होता है। फिर है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये हमने मनाया 9 जनवरी को। एक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी होता है, वो हम 18 दिसंबर को मनाते हैं और उसकी थीम रही थी वी टुगेदर। फिर है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ये हमने 10 जनवरी को मनाया। और नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाया जाता है, यानी कि 12 जनवरी को। और इसकी थीम इस बार की क्या रही थी? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और इंटरनेशनल यूथ डे की बात करेंगे तो वो हम 12 अगस्त को मनाते हैं। और 12 अगस्त को याद रखना, एक वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। और एलिफेंट किन किन राज्यों का राजकीय पशु है? तो केरल का है, कर्नाटक का है और झारखंड का है। फिर सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, ये हमने 14 जनवरी को मनाया। फिर है भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ये हमने 15 जनवरी को मनाया। और इस बार जो मनाया था वो 72वां था, 72वां भारतीय सेना दिवस। और इस बार का जो हमने रिपब्लिक डे मनाया था वो 71वां था। फिर है विश्व वन्यजीव दिवस, ये हमने 3 मार्च को मनाया। और इसकी थीम रही थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। और याद रखना 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व हियरिंग दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी थीम रही थी हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। फिर है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये हमने मनाया कब? ये हम मनाते हैं 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को ही इस बार हमने इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाया, जिसकी थीम रही थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। और एक इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, वो हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखना। और उसी तरह से याद रखना नेशनल एजुकेशन डे, वो हम 11 नवंबर को मनाते हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को। और एक और डे याद रखो आप, इंटरनेशनल वुमेन डे, वो हम 8 मार्च को मनाते हैं। तो इनको इसी तरह से आप सीक्वेंस वाइज याद रखोगे तो सारे फटाफट याद आते जाएंगे आपको। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, ये हमने 25 जनवरी को मनाया। क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और इस बार की थीम भी याद रख लो, इलेक्टोरल लिटरेरी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, यानी कि मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं। और एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी आपने सुना होगा, वो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। और इसे अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।